हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और दोस्तों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स का रिवीजन। चैप्टर नंबर 9 एंड 10 दोनों के ही लेक्चर्स मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। सो अभी तक अगर आपने नहीं देखे तो आप जो है उस वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स का। बहुत ही छोटा चैप्टर है, मैनेजेबल है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी के अंदर आपको कौन कौन से पेमेंट्स यहाँ पर करने पड़ते हैं। तो देखिए, अगर कोई सप्लाई जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही सेम स्टेट में है, तो उस केस में आपको जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और अगर आपका सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई है, उस केस में आपको आईजीएसटी पे करना। ठीक है, और जहां पर भी एप्लीकेबल है तो आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट ऑल्सो टू बी पेड। तो ये अमाउंट्स भी आपको पे करने पड़ सकते हैं जीएसटी के अंदर। ठीक है, सो ये टोटल अमाउंट्स आपको जीएसटी के अंदर पे करने पड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो है दो सेक्शन अपने को पढ़ने हैं, सेक्शन नंबर 49 एंड 50। ठीक है, 49 बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स। ठीक है, सो ये सेक्शन को समझने से पहले सबसे पहले अपने को जो है इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स के बारे में समझना पड़ेगा। ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर तीन तरह के लेजर्स जो यहाँ पर जीएसटी के अंदर होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर और थर्ड ये है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर। ठीक है, अब ये तीनों ही क्या होते हैं तो समझते हैं इनको अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, तो इस रजिस्टर के अंदर आपको सारी जो है लाइबिलिटीज यहाँ पर दी जाती है। जो भी लाइबिलिटीज आपकी जीएसटी के अंदर है, जो भी आपने टैक्स पे किया है, आपने रिटर्न फाइल किया तो आपको टैक्स का पेमेंट आएगा, आपका लाइबिलिटी क्रिएट होगा। सो सारा जो लाइबिलिटी रहता है वो यहाँ पर डेबिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए, जो भी पैसा आप पे करते हो गवर्नमेंट को, डिपॉजिट किया जाता है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको यहाँ शो होता है। ठीक है, जो भी पैसा हम लोग पे करते हैं बैंक के द्वारा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी टीडीएस या टीसीएस आप क्लेम करते हो तो वो भी यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये एक तरह का क्या होता है, जो पेमेंट पेटीएम का वॉलेट रहता है आपका, उसी तरह का नेचर रहता है इसका। आप अपने बैंक से पैसा इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डालते हो, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। जो भी आपका लाइबिलिटी है वो आप यहाँ पर जो है क्रेडिट करके पे कर सकते हो। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये क्या बात करता है, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोग क्लेम करते हैं। जीएसटी क्या है, एक ट्रस्ट बेस्ड टैक्सेशन रिजीम। ठीक है, सो जो भी आपने सेल्फ असेस टैक्स है, आपने जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो आपका यहाँ जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जब भी आप पेमेंट करोगे तो वो ये पैसा यहाँ जो है यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और यहाँ से सीधा यहाँ पर आप लाइबिलिटी यहाँ पर मीट आउट कर सकते हो। सो जितना लाइबिलिटी जीएसटी का यहाँ पर जनरेट होता है उसका पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भी कर सकते हो और क्रेडिट लेजर से भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये तीनों लेजर जो है आपको समझ में आगे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन एक एक लेजर को समझते हैं कि क्या प्रोविजन है इनके। ठीक है, सबसे पहला दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कैश लेजर क्या होता है, सिंपली जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, जो भी पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो यहाँ पर लिखा है। दिस लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट। ठीक है, एनी पेमेंट का मतलब क्या हुआ, इससे आप टैक्स का पेमेंट भी कर सकते हो, इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर सकते हो, लेट फी और कोई और पेनल्टी, लेट फी और कोई भी अदर अमाउंट है उसका पेमेंट भी आप जो है इससे कर सकते हो सब। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रहता है उसका जो पेमेंट है आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रिगार्डिंग ही कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रोविजंस हम आगे चलकर डिटेल में देखेंगे। सो कैश लेजर के बारे में क्या बोला कि आप एनी पेमेंट यहां पर कर सकते हो कैश लेजर से। नेक्स्ट क्या बोला है, जब भी आपको पेमेंट करना है, देखिए जीएसटी का जब भी पेमेंट करना होता है तो आपको सबसे पहले कॉमन पोर्टल पे जाकर के एक चालान जनरेट करना पड़ता है। तो वो चालान जनरेट होता है फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 के अंदर। ठीक है, सो आप पहले चालान जनरेट करोगे, उसके बाद जो है उसका पेमेंट करोगे। सो जब भी आप चालान जनरेट करते हो तो वो चालान जो है 15 डेज के लिए यहाँ पर वैलिड रहता है। ठीक है, 15 डेज तक आपके पोर्टल पे नजर आएगा, तब तक जो है आप पेमेंट कर सकते हो। अब पेमेंट कैसे करोगे, तो मोड्स ऑफ डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्या क्या मोड्स होते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के क्या क्या मोड हो गए, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड हो गए, यूपीआई पेमेंट हो गया, या फिर आईएमपीएस के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और ऑफलाइन पेमेंट्स क्या है, एनईएफटी कर सकते हो, आरटीजीएस हो गया, और ओवर द काउंटर मतलब आप बैंक में जाकर के ओवर द काउंटर भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ओवर द काउंटर के केस में यहाँ पर लिमिट दिया हो कि आप जो है 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, मतलब आप जो है पर चालान जो है आप 10,000 से ज्यादा का अमाउंट ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई भी पेमेंट किया है आपने तो उसका कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहो पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये सारे मोड्स हो गए पेमेंट के। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ओवर द काउंटर पेमेंट लिमिट ऑन डिपॉजिट्स टू बी मेड।
मतलब देखिए हमने जो लिमिट देखा ओवर द काउंटर का कि 10,000 तक ही आप ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हो, उसके एक्सेप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सो क्या क्या एक्सेप्शंस है? अगर वो पेमेंट जो है वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है, या फिर कोई भी पर्सन है जिसको नोटिफाई किया है कमिश्नर ने, उनके द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, या फिर कोई प्रॉपर ऑफिसर है या कोई एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज टू रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज, मतलब आपसे जो है पैसा रिकवर किया जा रहा है वो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? इंक्लूडिंग अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स या फिर सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, सो जो भी पैसा आपसे रिकवर किया जा रहा है वो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा भी हो सकता है। और थर्ड क्या दिया है? प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज टू कलेक्ट द अमाउंट ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी। ठीक है, आपसे जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है वो किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर कोई इन्फोर्समेंट एक्टिविटी के दौरान जो है पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, उस केस में जो है आपका ओवर द काउंटर पेमेंट 10,000 से भी ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल केस में जो है आपका लिमिट यहाँ पर 10,000 का रहेगा। सो ये एक्सेप्शन यहाँ पर हमने देखे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि देखिए आपको जब भी पेमेंट करना है तो आपको सबसे पहले चालान जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑन सक्सेसफुल जनरेशन ऑफ चालान सीपीआईएन, जिसको बोलते हैं कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इज जनरेटेड। मतलब जब भी आप चालान क्रिएट करोगे तो ये नंबर आपको यहाँ पर जनरेट हो जाएगा सीपीआईएन का। ठीक है, ये नंबर क्या होता है? एक तरह का 14 डिजिट यूनिक नंबर होता है जो आपके चालान को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, और ये जो है सीपीआईएन वैलिड कितने दिन के लिए रहेगा? तो वही सेम 15 डेज के लिए, क्योंकि हमने देखा कि चालान जो है 15 डेज के लिए एप्लीकेबल रहता है, तब तक जो है आपको पेमेंट करना रहता है यहाँ पर। सो सीपीआईएन क्या है? सिंपल 14 डिजिट यूनिक नंबर रहता है जो कि वैलिड रहता है 15 डेज के लिए। ठीक है, अब जब आपका सीपीआईएन जनरेट हो गया तो आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करोगे? तो हमने मेथड्स यहाँ पर ऑलरेडी देखे, कौन कौन से मोड्स है पेमेंट के, उसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। अब जब आप पेमेंट कर दोगे सक्सेसफुली, आपका जो पैसा है वो क्रेडिट हो गया है, उस केस में आपको यहाँ पर एक सीआईएन जनरेट होगा, जिसको बोलते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरह का प्रूफ है कि आपने जो है पैसा पे कर दिया है गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये जब पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में, उसी दिन में जो है जनरेट होगा सीआईएन। ठीक है, ये कितने डिजिट का रहता है? तो ये 18 डिजिट का सीआईएन रहता है, जिसमें 14 डिजिट जो है वो सिपिन सेम रहता है 14 डिजिट का, और 4 डिजिट जो है वो बैंक का कोड रहता है। सो 18 डिजिट का नंबर होता है सीआईएन, और जब ये आपके पास होगा तभी माना जाएगा कि आपने जो है पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या दिया है? डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूज। सो कौन सा डेट को मानेंगे कि पैसा डिपॉजिट हो गया है? तो यहां पर ध्यान रखिए, जब पैसा क्रेडिट होता है गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में, क्या बोला है? डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट बाय डेबिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मतलब कोई भी डेबिट करके आप जब भी पैसा पे कर रहे हो और गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, उस दिन माना जाएगा कि पैसा जो है वो यहाँ पर पे कर दिया गया है। आपको ये डेट्स नहीं लेने, कौन कौन सी? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक या फिर डेट ऑफ पेमेंट, ये रेलेवेंट नहीं है। जिस दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा आएगा वही डेट यहाँ पर फाइनल मानी जाएगी। ठीक है, अब अगर जो है बैंक फेल्स टू कम्युनिकेट द डिटेल ऑफ सीआईएन टू द कॉमन पोर्टल, देखिए जब भी आपको पेमेंट करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले चालान जनरेट करोगे, वो आपके पोर्टल पे शो होता है। उसके बाद आप जो है पेमेंट कर दोगे। जब पेमेंट कर दोगे तो वहां पर जो उस चालान के आगे जो है लिखा हुआ आ जाता है कि पेड, अमाउंट इज पेड। ठीक है, अगर वो अमाउंट पेड नहीं आ रहा है, मतलब जो सीआईएन आपने जनरेट किया है और बैंक ने जो वो डिटेल कॉमन पोर्टल पर नहीं दिया और आपका पेड वहां पर नहीं दिख रहा है, उस केस में क्या बोला है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को अपडेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ई स्क्रॉल ऑफ द आईपीआर। ई स्क्रॉल क्या होता है? जो बैंक्स होती है उनके पास पूरा डिटेल होता है कि कितना पैसा पे किया है, कौन सा एसएससी ने पे किया है और कितना अमाउंट का टैक्स पेमेंट किया है। ठीक है, सो वो ये डिटेल जो है आप उस डिटेल के द्वारा आप इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को अपडेट कर सकते हो, और जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपके जो कैश लेजर में ऑटोमेटिकली बैलेंस शो होने लग जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए। पहला क्या है? बीआरएन, बैंक रेफरेंस नंबर। ये क्या होता है? एक तरह का ट्रांजैक्शन नंबर है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, जो भी आप पेमेंट करते हो, यूपीआई पेमेंट भी करते हो तो एक ट्रांजैक्शन आईडी आता है, उसी तरह का एक ट्रांजैक्शन नंबर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? ईएफपीबी, ये क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांचेस। ये क्या होता है? दीज आर द ब्रांचेस ऑफ ऑथोराइज्ड बैंक विच आर ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी। मतलब इन ब्रांचेस को ऑथोराइज किया होगा जो आप जो है पेमेंट यहां से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीएसटी के अंदर जो है पेमेंट करना है आपको तो इस तरह का एक टेबल है आपको नजर आएगा, जिसमें मेजर हेड्स दिए होंगे। मेजर हेड्स कौन कौन से हो गए? आपका आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी हो गया और जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये आपके मेजर हेड्स होते हैं, और ये सारे माइनर हेड्स होंगे, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर अमाउंट। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखेगा, और आप जब भी पेमेंट करते हो तो इस तरह से आपको फिल करना पड़ता है। अब ये जो टैक्स का पेमेंट जो किया जाता है उसको बोलते हैं टैक्स ड्यूज, और ये जो पेमेंट है आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर अमाउंट, इसको बोलते हैं अदर ड्यूज। ठीक है, दो टर्म्स यहां पर अपने को ध्यान में रखना है। टैक्स ड्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स ड्यूज जो है वो
कैश लेजर के थ्रू भी पे किया जा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अदर ड्यूज है, अदर ड्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप कैश में ही पे कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप जो है इनका पेमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमाउंट, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मतलब क्या बोला है, अगर आप चाहो तो अमाउंट जो है ट्रांसफर कर सकते हो एक हेड से दूसरे हेड में, ठीक है। मान लीजिए आपका यहाँ पर इंटरेस्ट का या पेनल्टी का कोई अमाउंट है और आप इसको यहां से यहां ट्रांसफर करना चाह रहे हो, तो आप वो ट्रांसफर कर सकते हो, वो अलाउड है, ठीक है। सो क्या लिखा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ट्रांसफर एन अमाउंट फ्रॉम वन मेजर और माइनर हेड टू अनदर मेजर और माइनर हेड इन द ई कैश लेजर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया है, और टू ट्रांसफर एनी अमाउंट अवेलेबल इन द ई कैश लेजर टू द ई कैश लेजर ऑफ आईजीएसटी एंड सीजीएसटी ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये क्या बात करता है, देखिए जब भी आपके पास ई कैश लेजर में पैसा है और वो बैलेंस जो है वो आईजीएसटी का या सीजीएसटी का है, तो आप उस बैलेंस को अपने डिस्टिंक्ट पर्सन पे, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, जो सेम पेन पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया होता है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन को आप वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर के आई है, ठीक है। लेकिन जब भी आप वो पैसा ट्रांसफर करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी अनपेड लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर, ठीक है। मतलब पता चला कि आपकी खुद की लाइबिलिटी बाकी है और आप दूसरों को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, सो ये अलाउड नहीं है। जब आपका खुद का लाइबिलिटी पूरा सेटल हो चुका है, उस केस में आप जो है पैसा ट्रांसफर कर सकते हो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को, और वो ट्रांसफर किसके कैसे करोगे, तो फॉर्म पीएमटी 09 के अंदर जो है आप वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अब जीएसटी के अंदर जो है सिंगल चालान ही यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आप चाहे आईजीएसटी का पेमेंट कर रहे हो, सीजीएसटी का कर रहे हो, तो आपको ये जो ये है, ये इस तरह का अमाउंट आपको इस टेबल में अमाउंट फिल करना है और आपको चालान जनरेट कर देना है। अलग अलग से सारे एक्ट के हिसाब से अलग अलग चालान आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम द टीडीएस अंडर सेक्शन 51 और टीसीएस अंडर 52 टू अपीयर इन हिज ई कैश लेजर। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ई कैश लेजर में जो है आप अपना टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो करंटली वो जो है कॉमन पोर्टल में इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर ई कैश लेजर में शो कर जाए, आपको वो अमाउंट क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, तो देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस इन द मंथली रिटर्न्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन द आईटीसी लेजर, ठीक है। ये चीज हमने देखा है कि जितना आप आईटीसी क्लेम करते हो, जितना सेल्फ असेस आईटीसी होता है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होने लग जाता है। नेक्स्ट, क्रेडिट का जो पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए ही करना पड़ेगा। ये हम ऑलरेडी देखें कि जो भी टैक्स ड्यूज होते हैं उसके लिए ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का उपयोग किया जाता है, अदरवाइज जो भी दूसरे पेमेंट्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स मतलब जो भी टैक्सेबल पर्सन का लाइबिलिटी है, जो गवर्नमेंट को उसको टैक्स पेमेंट करना है, जो पैसा पे करना है, वो यहाँ पर आउटपुट टैक्स कहलाएगा, ठीक है। और वो सप्लाई जो वो चाहे वो खुद ने किया है या फिर अपने एजेंट के द्वारा किया है, दोनों यहाँ पर इंक्लूड होंगे। बट एक्सक्लूड क्या होगा, टैक्स पेबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब जो भी लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो आरसीएम के अंदर, वो कभी भी आउटपुट टैक्स नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो आपका इनपुट है, आपने खरीदा है और आप आरसीएम के अंदर पे कर रहे हो टैक्स, ठीक है। सो वो आउटपुट टैक्स के अंदर नहीं आएगा। अदरवाइज जो भी आप सप्लाई कर रहे हो किसी गुड्स और सर्विस के रिगार्डिंग, और जितना पैसा आपने टैक्स का कलेक्ट किया है, वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या बात करता है, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपको क्रेडिट दिख रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैनर दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा, तो देखिए जो भी आईजीएसटी का क्रेडिट है वो आप सबसे पहले यूज करोगे आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए, और उसके बाद जो है सीजीएसटी या एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का किसी भी ऑर्डर में आप जो है यूज कर सकते हैं। जो रिमेनिंग बच जाता है आईजीएसटी का बैलेंस, वो आप इनके पेमेंट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो आईटीसी ऑफ आईजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फर्स्ट मैंडेटरीली, मतलब जब तक आईजीएसटी का लाइबिलिटी आप पूरा एग्जॉस्ट नहीं कर लेते हो, तब तक आप जो है दूसरा अमाउंट दूसरों में यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आईजीएसटी का जितना बैलेंस है आपका, वो आपको पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए करना है, उसके बाद सीएनएस में कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला है, सीजीएसटी का जो लाइबिलिटी है वो कैसे सेटअप होगा, तो देखिए सबसे पहले सीजीएसटी यूज करना है, और उसके बाद जो है आप आईजीएसटी यहाँ पर यूज कर सकते हो। और सेम एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के केस में क्या बोला है कि जो भी सबसे पहले आपको एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का बैलेंस लेना है, और उसके बाद जो है आप आईजीएसटी का बैलेंस यहाँ पर ले सकते हो। सीजीएसटी का बैलेंस कभी भी एसजीएसटी के लिए यूज नहीं हो सकता, ठीक है। और सेम केस जैसे द सीजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, ठीक है। और वाइस वर्सा सेम है, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का क्रेडिट जो है वो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी,
ठीक है, क्रॉस यूटिलाइजेशन यहाँ पर अलाउड नहीं है, बट आप आईजीएसटी या क्रेडिट यूज कर सकते हो जब आपने पहले आईजीएसटी का जो लाइबिलिटी है वो पूरा एग्जॉस्ट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या क्या दिया है? इन केस ऑफ एनी discrepancies noticed in the electronic credit ledger, the registered person shall communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter। मतलब आपको अगर कोई भी दिक्कत है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से या कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपको नोटिस होती है तो आप सीधा जो है वो मैटर यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हो अपने ऑफिसर, जो भी जुरिस्डिक्शनल का प्रॉपर ऑफिसर रहेगा उसको आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है? नो एंट्री शैल बी मेड डायरेक्टली इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द प्रोविजंस। सो ये चीज हमने देखा कि क्रेडिट जो है आप ऐसे ही नहीं ले सकते, जो आपने क्लेम किया, जो आपने रिटर्न में शो किया है उतना ही क्रेडिट आपके लेजर में शो करेगा। अब नेक्स्ट कॉमन पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर। क्या क्या कॉमन पॉइंट्स है? तो देखिए, वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड रिफंड ऑफ एनी अमाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर, द सेड अमाउंट शैल बी डेबिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर। सेम चीज क्या है, जो लेजर है, जब भी आप रिफंड क्लेम करते हो तो जैसे ही आपने रिफंड का एप्लीकेशन दिया उसी वक्त आपके अमाउंट जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो गया या फिर क्रेडिट लेजर हो गया, दोनों में से जिससे भी आप रिफंड क्लेम कर रहे हो वहां से पैसा जो है डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और जब आपने एप्लीकेशन कर दिया रिफंड का और मान लीजिए वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो गया तो जितना पैसा आपका जो है रिजेक्ट हुआ है वो पैसा जो है फिर से आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती, अगर पार्टली एक्सेप्ट कर दी जाती है तो जितना बचा हुआ पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल अकाउंटिंग में जो पढ़ा है वही है लेजर्स यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर विल रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर आफ्टर नेटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। मतलब नेटिंग ऑफ करने के बाद जितना लाइबिलिटी आपका बनता है वो यहाँ पर शो करेगा। अब नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा? तो देखिए, पैसा जो है अगर आपके पास, तो वो सबसे पहले क्या, कैसे डिस्चार्ज करना है आपको लाइबिलिटी को? तो सबसे पहले क्या बोला? ऑल ड्यूज रिलेटेड टू प्रीवियस पीरियड, मतलब पहले जितना पिछला बकाया है वो आपको पेमेंट पहले करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? ऑल ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड, मतलब उसके बाद जो है प्रीवियस ड्यूज को पे करने के बाद आपको जो है करंट ड्यूज को पे करना है। यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया जा रहा है? ऑल ड्यूज। ऑल ड्यूज में कौन कौन से हो गए? टैक्स ड्यूज भी आ गया और अदर ड्यूज भी आ गया। सो ऑल ड्यूज की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले प्रीवियस पीरियड क्या, उसके बाद करंट टैक्स पीरियड क्या, और उसके बाद थर्ड क्या बोला है? ऑल ड्यूज इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमाइन अंडर सेक्शन 73 और 74। उसके बाद जो है डिमांड कोई भी आपका निकल के आता है तो वो यहाँ पर पेमेंट आपको करना रहेगा। सो ये इस ऑर्डर में ही जो है आपको टैक्स का पेमेंट करना रहेगा। पहले प्रीवियस ईयर का, फिर करंट ईयर का, और फिर जो भी डिमांड के रिगार्डिंग कोई पैसा है पेबल आ रहा है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है मैनर ऑफ मेकिंग पेमेंट। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या करोगे? थ्रू डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द टैक्स पेयर मेंटेन्ड इन द कॉमन पोर्टल ओनली टैक्स कैन बी पेड। ठीक है, सो क्रेडिट लेजर में हम ऑलरेडी टैक्स पे कर सकते हैं और कैश लेजर में जो है आप किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 50, जो बात करता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये सेक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा कि डिलेड पेमेंट जब भी आपका होता है, आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया या टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में आपको जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है साथ में। ठीक है, सो एवरी पर्सन हु इज लाइबल बट फेल्स टू पे द टैक्स, मतलब जिसका लाइबिलिटी था पे करने का बट वो पेमेंट करने में असफल रहा, तो उस केस में क्या बोला है? shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid pay on his own interest at the rate of 18%, मतलब उसको ब्याज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ठीक है, अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। नेक्स्ट क्या दिया है? वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन wrongly availed and utilized। अब ये टर्म को अच्छे से समझिए, wrongly availed and utilized क्या होता है? देखिए, जब भी आप गलत तरीके से आईटीसी अवेल कर लेते हो, ये कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, इस पे आपको कोई भी तरह का टैक्स का पेमेंट नहीं करना। लेकिन जब आप रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज कर लेते हो उस केस में आपको यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो वर्ड क्या बोला है? रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, आपने अवेल करके यूटिलाइज भी कर लिया है उस अमाउंट को, उस केस में जो है आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितनी रेट से लगेगा? तो एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ठीक है, सेम रेट दिया है यहाँ पर, आपको 18% की रेट से ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 88B। ये बात करता है मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। सो किस तरीके से जो है इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा? तो क्या बोला है? जो इंटरेस्ट जो है 18% की रेट से वो नेट अमाउंट पे आपसे लिया जाएगा। नेट अमाउंट क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 10,000 रुपीज है। ठीक है, उसमें से आप इनपुट टैक्स क्लेम करोगे, तो जितना आपने आईटीसी क्लेम किया, मान लीजिए 4,000 यहाँ पर क्लेम किया, तो नेट यहाँ पर कितना अमाउंट रहेगा? 6,000। सो ये आपका जो है लाइबिलिटी रहेगा और इसी पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है,
सो दो टर्म्स यहाँ पर है, ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट कौन सा होता है, जो आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, ठीक है, और जितना नेट अमाउंट आफ्टर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना बचता है उसको बोलते हैं नेट अमाउंट। सो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो हमेशा ही नेट अमाउंट से किया जाएगा। कब बोला है, जब देखिए when the supplies made during a tax period are declared by the registered person in the return which is furnished after the due date अंडर सेक्शन 39, मतलब उसकी ड्यू डेट के बाद में पेमेंट किया है, बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 और 74। क्या बोला है, जब आपका रिटर्न फाइल कर रहे हो, मान लीजिए मेरा कोई अप्रैल मंथ का रिटर्न है, तो उसका फाइल करने का टाइम लिमिट क्या रहेगा, मई की 20th मई तक मुझे वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर मैंने कोई रिटर्न फाइल किया है, उस केस में जो है आपको 18% देना पड़ेगा नेट अमाउंट पर, जितना रहेगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट क्या बोला, इन ऑल अदर केसेस इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अनपेड अमाउंट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। उसके अलावा कोई भी अदर पेमेंट रहा तो उस केस में आपको जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। वो कौन सी अमाउंट पर रहेगा, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट पर यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझा है रूल 88B। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या बोला है, where interest is payable on the amount of ITC wrongly availed and utilized in accordance with section number 53, the interest shall be calculated from the date of utilization of such wrongly availed ITC till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी जब है, मान लीजिए मैंने अप्रैल मंथ में कोई भी आईटीसी गलत तरीके से ली, ठीक है, मान लीजिए 5 लाख रुपीज का मैंने गलत आईटीसी यहाँ पर अवेल कर लिया अप्रैल मंथ में। अब उसका पता जो है मुझे सितंबर में चल के पता चला कि मेरा जो है 5 लाख रुपीज का मैंने रॉन्ग आईटीसी अवेल कर दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यूटिलाइज होना चाहिए। तो यूटिलाइजेशन मान लीजिए मेरा जो है, जब तक आपका सितंबर मंथ में आपको चेक करना है कि कभी भी आपका जो बैलेंस है वो 5 लाख से अगर कम गया है, ठीक है, आपका जो लाइबिलिटी आपका जो क्रेडिट लेजर है उसका बैलेंस कभी भी 5 लाख से कम गया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जो भी रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी था वो आपने यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, गवर्नमेंट हमेशा एक प्रिजम्पशन लेती है कि जो भी आईटीसी आपका रॉन्गली अवेल्ड है वो आप सबसे लास्ट में यूज करोगे। तो आपको देखना है अप्रैल मंथ से लेकर सितंबर मंथ में कोई भी मंथ में अगर मेरा लाइबिलिटी 5 लाख से कम गया है, मेरा क्रेडिट का जो बैलेंस है वो कम गया, मान लीजिए मेरा बैलेंस 3 लाख रुपीज आया जून के महीने में, तो जून का महीने से मेरा जो है पेमेंट यहाँ पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हुआ, क्योंकि ऐसा माने जाएगा कि वो 2 लाख रुपीज जो है वो मैंने इस रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी में से ही यूटिलाइज किया है, और वहां से जो है वो 2 लाख रुपीज पे मुझे इंटरेस्ट यहाँ पर पे करना पड़ेगा। ठीक है, कब तक पेमेंट करना पड़ेगा, जब तक आप वो पैसा को रिवर्सल नहीं कर देते हो। डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ सच क्रेडिट, जितना भी गलत तरीके से क्रेडिट लिया है उसको या तो रिवर्स कर दो या फिर उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दो टैक्स का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझा कि नहीं समझा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि आप जिस दिन से यूटिलाइज करोगे उस दिन से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू होगा। रॉन्गली अवेल्ड करके आपने बैलेंस आपका पड़ा है उस केस में आपको इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करना। ठीक है, और यूटिलाइज कब किया ये पता कैसे चलेगा, तो जिस टाइम पे आपका बैलेंस यहाँ 5 लाख से जो भी अमाउंट आपने रॉन्गली अवेल्ड किया उससे कम चला जाता है, तो मान लिया जाएगा कि उस मंथ में आपने वो पैसा यूटिलाइज कर लिया है और वहां से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक आप उसका वो पैसा रिवर्सल ना कर दो या फिर कोई टैक्स का पेमेंट ना कर दो उसके बिहाफ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, सेम चीज दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पर समझाया है। The ITC wrongly availed shall be constituted to have been utilized when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed। ठीक है, आपका जो भी क्रेडिट लेजर का बैलेंस है वो उतना कम हो जाता है जितना आपने रॉन्गली आईटीसी अवेल किया था। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ। अब डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच आईटीसी शैल बी टेकन टू बी, तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या लिया जाएगा, देखिए व्हेन बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर falls below the amount of ITC wrongly availed on the amount of payment of tax through returns, तो उस केस में क्या बोला है, डेट ऑन विच द रिटर्न इज ड्यू टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न। अब ये कॉन्सेप्ट जो है अपने एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। हमने क्या देखा था कि अप्रैल मंथ में मैंने कोई भी आईटीसी जो है वो गलत तरीके से ले लिया था, रॉन्गली अवेल्ड कर दिया था, और सितंबर में मुझे पता चला कि मैंने गलत आईटीसी ले लिया। ठीक है, अब यूटिलाइज कब किया था, तो मैंने जून में यूटिलाइज किया था। ठीक है, अब जून का जो रिटर्न है वो मैंने फाइल किया, तो यहाँ पर टाइम लिमिट क्या दिया है कि जून का रिटर्न कब फाइल होगा, तो देखिए 20 तारीख को, या तो 20 तारीख को मैंने रिटर्न फाइल किया होगा या फिर उससे पहले अगर लिया, मैंने 15 तारीख को ही कर लिया, तो यहाँ पर क्या दिया, विचएवर इज अर्लियर। अगर आपने 15 तारीख को ही रिटर्न फाइल कर दिया तो 16 से जो है आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस क्या है, मान लो अगर मैंने 15 को पेमेंट नहीं किया, मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, मैंने रिटर्न फाइल किया था 22 को, तो उस केस में क्या बोला, विचएवर अर्लियर, मतलब आपका फर्निश करने का डेट क्या था 20th को, और आपने फर्निश कब किया, रिटर्न 22 को, तो उस केस में आपका 21st से ही जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब से चालू करेगा, तो जिस दिन रिटर्न फाइल करने का डेट था या फिर जो भी एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, व्हिचएवर इज अर्लियर, इसके हिसाब से जो आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद से जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पर चालू हो जाएगा यूटिलाइजेशन के केस में। नेक्स्ट यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, क्लैरिफिकेशन ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, सर्कुलर नंबर 192।
सो इस सर्कुलर ने जो है दो इश्यूज को यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। देखिए अभी हमने देखा कि अगर कोई भी आईटीसी जो है वो रॉन्गली अवेल्ड करके यूटिलाइज कर देते हो तो उसके इसमें आपको जिस दिन वो यूटिलाइज किया है वहां से आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहला इशू क्या दिया है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ने रॉन्गली अवेल किया है आईजीएसटी का क्रेडिट, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए अब आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी तीनों का मेरे पास जो बैलेंस अवेलेबल है वो क्रेडिट है मेरे पास यहाँ पर 10 लाख का, 20 लाख का और 20 लाख का, ठीक है, टोटल मेरे पास 50 लाख का जो है यहाँ पर क्रेडिट अवेलेबल है। अब मैंने ये जो आईजीएसटी का क्रेडिट है ये मैंने रॉन्गली अवेल किया है, ठीक है, तो अब मान लीजिए मेरे को पेमेंट जो है टैक्स का पेमेंट करना है और वो टैक्स का लाइबिलिटी यहाँ पर 30 लाख रुपीज निकल के आता है, ठीक है, 30 लाख का यहाँ पर लाइबिलिटी है टैक्स पेमेंट करने का। तो उस केस में आपको ये देखना है कि क्या वो अमाउंट रॉन्गली अवेल्ड है या नहीं, यूटिलाइज किया है कि नहीं किया है, तो वो कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए जो लाइबिलिटी आपका 30 लाख का है क्या ये जो है दोनों को मिला के, तीनों को मिला करके पूरा किया जा सकता है। तो 20 लाख यहाँ पर आराम से आप जो है सीएनएस के बैलेंस से भी आईजीएसटी के क्रेडिट के बेसिस पे आप लोग पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो बैलेंस कम कब कहलाएगा, जब आप तीनों का बैलेंस आपको देखना कि ये 50 लाख जो अमाउंट है आपका, अगर आपका पैसा 50 लाख से कम चला जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 30 लाख की जगह आपका लाइबिलिटी होता है 45 लाख, तो उस केस में क्या होता है आपका जो अमाउंट है सीजीएसटी का पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, एसजीएसटी का पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, और बाद में जो 5 लाख है एक्सिस 45 के केस में, तो यहाँ पर 10 लाख में से ऐसा माना जाता है कि 10 लाख में से वो 5 लाख आपने पे किया है, और फिर उस 5 लाख अमाउंट जो आपने रॉन्गली अवेल्ड किया था, जो आईजीएसटी रॉन्गली अवेल्ड करके यूटिलाइज कर दिया 5 लाख को, उस पर आपको जो है इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। सो जब भी आप यूटिलाइजेशन का देख रहे हो तो उस केस में आपको सबको साथ में देखना है, ठीक है। द हेड्स ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टेकन टुगेदर दैट हैज टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर रूल 88B। सो आपको साथ में मिलकर देखना है कि कम्युलेटिवली अगर बैलेंस कम जा रहा है, जितना आपने रॉन्गली अवेल्ड किया था उससे कम अगर बैलेंस चला गया है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज यहां पर दिखी हुई है, there will not be any interest liability under section 50 subsection 3 if during the time period starting from such availment up to such a reversal the balance of ITC in electronic credit ledger under the head of IGST, CGST and SGST taken together, ठीक है, साथ में देखना है, has never fallen below the amount of such wrongly availed ITC। मतलब वो बैलेंस अगर कभी कम नहीं हुआ है साथ में मिल करके, तो फिर उस केस में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। यही बात करता है इशू नंबर 1। अब आगे आते हैं, इशू नंबर 2 क्या बोलता है कि देखिए जो भी प्रोविजन हमने देखा रॉन्गली अवेल का या यूटिलाइजेशन का, क्या ये जो है प्रोविजन एप्लीकेबल होगा जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में भी। तो यहाँ पर क्या बोला कि देखिए जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो कंप्लीटली अलग है, आप सीजीएसटी का या एसजीएसटी का बैलेंस जो है उसका पेमेंट करने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोला है, क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी हेड और रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर द सेड हेड। मतलब जीएसटी कंपनसेशन सेस कंप्लीटली अलग ही चलता है, तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा जब भी आप टोटल बैलेंस देख रहे हैं, ठीक है। आई होप ये सर्कुलर आपको समझा होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 51 जो बात करता है टैक्स डिडक्टेड रिसोर्स। तो क्या जीएसटी के अंदर भी टीडीएस कटता है? बिल्कुल कटता है, जीएसटी का अंदर बोला हुआ है, टीडीएस का सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 51। अब इस चार्ट के थ्रू जो है आप पूरा टीडीएस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या बोला है, कौन कौन पर्सन को लाइबल है फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस? तो बोला है 4 लोगों को यहाँ पर बोला गया। कौन कौन सा? कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी होगी, या फिर कोई गवर्नमेंटल एजेंसी है, तो लास्ट का बोला नोटिफाइड पर्सन है, ठीक है। अगर ये लोग हैं तो इनको बोला गया कि आपको जो है टीडीएस का यहाँ पर डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट भी दिया हुआ है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या बोले कि अगर आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, अगर वो वैल्यू एक्सीड होता है 2.5 लाख से, और ये 2.5 लाख जो है वो आपको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देखना है, मतलब जीएसटी को हटाने के बाद अगर आपका लिमिट है, जो वैल्यू है वो आपका 2.5 लाख से ज्यादा है, उस केस में इन पर्संस को यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और कौन सी रेट से करेंगे? तो देखिए 1% अंडर सीजीएसटी एंड 1% अंडर एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी का केस है तो उस केस में 2% यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, जो भी डिडक्ट आपने टीडीएस डिडक्ट किया है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पे कब तक करना है? तो टाइम पीरियड क्या बोला है कि विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, मतलब जिस दिन आपका महीना खत्म हुआ उसके अगले महीने में 10th डे तक को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया टीडीएस का पूरा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या देखा कि कौन कौन पर्सन यहाँ पर नोटिफाई किया हुआ पेमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स के लिए। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंटल एजेंसीज हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गया, नोटिफाइड पर्सन हो गया। कौन कौन सा पर्सन नोटिफाइड है हम ये आगे चल करके यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब भी वैल्यू जो है आपका 2.5 लाख से एक्सीड करता है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, उस केस में टीडीएस डिडक्ट करना है। रेट क्या रहेगा? 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। अगर आईजीएसटी का केस है तो उस केस में 2% आपको
डिडक्ट करना पड़ेगा। और पेमेंट कब तक करना है, तो अगले महीने के 10 तारीख तक आपको टैक्स का पेमेंट कर देना है। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या बोलता है कि नो टीडीएस, नो टीडीएस कब बोला है, व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। मतलब देखिए, जब भी लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई ये दोनों ही अलग है फ्रॉम द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, उस केस में यहां पर कोई भी तरह का टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझ देता हूं, टीडीएस कब डिडक्ट नहीं करना है, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही डिफरेंट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट, उस केस में टीडीएस डिडक्ट करने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब जो भी प्रोविजन हमने चार्ट के थ्रू देखे, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि कौन कौन सा पर्सन है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी और सच अदर पर्सन एज बीन नोटिफाइड। ठीक है, रेट क्या दिया है, 1% दिया हुआ है। टोटल वैल्यू जब एक्सीड करता है 2.5 लाख से, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब हमने देखा था कि देखिए यहाँ पर नोटिफाइड पर्सन की बात हुई थी। ठीक है, सो कौन कौन सा पर्सन यहाँ पर नोटिफाई किए हुए हैं, तो देखिए 3 लोगों की यहाँ पर बात की है, any authority or body or any other body set up by an act of parliament or a state legislature or established by any government। ठीक है, so कौन कौन सा बोला, कोई भी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया है या सेटअप किया है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसा हमारा आईसीआई है वो एक सेटअप किया हुआ है एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में। ठीक है, या फिर कोई भी बॉडी एस्टेब्लिश किया है बाय गवर्नमेंट with 51% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल टू कैरी आउट एनी फंक्शन। मतलब जहां पर गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है, चाहे वो इक्विटी के थ्रू हो या कंट्रोल के थ्रू, वो 51% से ज्यादा है, उस केस में वो अथॉरिटी जो है नोटिफाइड पर्सन की केस लिस्ट में यहां पर आ जाएगी। ठीक है, और ये 51% का जो क्राइटेरिया है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फर्स्ट वाले के लिए भी और सेकंड वाले के लिए भी। पहला ऐसा डाउट था कि ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट, सेकंड वाले के केस में ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर के थ्रू यहाँ पर क्लेरिफाई कर दिया कि दोनों ही केस में आपको देखना है। कोई भी बॉडी है जो चाहे सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, उस केस में भी आपको देखना है कि क्या 51% से ज्यादा इक्विटी या कंट्रोल है कि नहीं है गवर्नमेंट का। अगर वो है तो फिर वो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करने की लिस्ट में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, कोई भी सोसाइटी है जो एस्टेब्लिश की गई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। और थर्ड क्या बोला है, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सो ये नोटिफाइड पर्सन है, अगर ये कोई भी सप्लाई करते हो जहां पर वैल्यू जो है मोर देन 2.5 लाख होता है, तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या बोला है, नो टीडीएस इन फॉलोइंग केसेस, मतलब इन केसेस में जो है टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सा पॉइंट्स दिए समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, वेयर पेमेंट मेड टू एनी अनरजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब जब भी पेमेंट कर रहे हो कोई भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर को, तो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। सेकंड क्या बोला है, वेयर टैक्स इज टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट, जब जो डिडक्टी है वो यहाँ पर टैक्स का पेमेंट कर रहा है एसएम के अंदर, तो यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो थर्ड क्या बोला है, जब सप्लाई जो है वो नील रेटेड है या फिर एग्जेम्प्टेड है या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। और फोर्थ केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कौन कौन सा, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही डिफरेंट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। सो इन 4 केसेस के अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज जो भी पर्सन यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए, उन पर्सन को डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, डिपॉजिट ऑफ टीडीएस हमने देखा कि गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा, कब तक करोगे, विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, अब कैटेगरी ऑफ पर्संस नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, मतलब कौन कौन से पर्संस है जिनको लाइबल नहीं है टैक्स डिडक्ट करने के लिए। तो क्या बोला है यहाँ पर, दो यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दिया कि देखिए, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम अ पीएसयू टू अनदर पीएसयू वेदर और नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब एक पीएसयू जो है दूसरे पीएसयू को कोई भी सर्विसेज दे रही है, कोई गुड्स का सप्लाई कर रही है या फिर सर्विसेज का सप्लाई कर रही है, एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को दे रही है, चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो या ना हो, आपको यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। और सेकंड क्या बोला है, कोई भी सप्लाई हो रहा है गुड्स का या सर्विस का, टेकन प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज ए बी सी डी ऑफ सेक्शन 51(1). सो हमने चारों जो लोग देखे, कोई भी यहाँ पर ये जो चारों लोगों की ये बात हुई, अगर ये एक दूसरे को कोई सप्लाई करे, कोई भी गुड्स का हो गया या सर्विसेज का हो गया, तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप ये प्रोविजंस आपको टीडीएस के क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है, टीडीएस सर्टिफिकेट। तो देखिए, टीडीएस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द डिडक्टर, जो भी डिडक्टर जो पैसा डिडक्ट कर रहा है उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या क्या कंटेंट रहेगा टीडीएस सर्टिफिकेट का, तो सर्टिफिकेट नंबर हो गया, जीएसटीएन ऑफ डिडक्टर हो गया, नेम ऑफ डिडक्टर, GSTN of deductee, legal name of deductee, tax period in which tax deducted and accountant, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड। सो ये सारे डिटेल्स जो है यहाँ पर टीडीएस सर्टिफिकेट में रहेगी। और ये कौन इशू करेगा, जो भी डिडक्टर होगा जिसने पैसा डिडक्ट किया वो यहाँ पर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नॉन रेमिटेंस बाय द डिडक्टर। ये क्या बोलता है कि देखिए, जब भी डिडक्टर जो है
हु फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट द अमाउंट डिडक्टेड एज टैक्स, मतलब जो भी आप पैसा टैक्स का डिडक्ट करते हो तो आपका लाइबिलिटी क्या है कि आप वो गवर्नमेंट को पे करो। कब तक पे करना है, हमने देखा 10 तारीख तक आपको पे करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर पेमेंट नहीं करता है गवर्नमेंट को, उस केस में उसको यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा। वो जो पैसा उसने टीडीएस का पेमेंट नहीं किया है गवर्नमेंट को, वो पैसा तो पे करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट का पेमेंट भी यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह दिया, अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है, डिटर्मिनेशन अमाउंट डिफॉल्ट, अगर कोई भी तरह का डिफॉल्ट यहाँ पर होता है तो उस केस में any default in determination of amount under section 51 shall be made in the manner specified in section number 73 और 74। 73 और 74 जो डिमांड एंड रिकवरी के जो प्रोविजन है, ये मतलब समझ लो जीएसटी के अंदर ब्रह्मास्त्र है। जहां पर भी आप कहना नहीं मानोगे तो यहाँ पर 73 और 74 के प्रोविजन आप पर लगा दिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टीडीएस। अब ये क्या बात करता है, जब भी आपका टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट होता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑफ द डिडक्टी, ठीक है। आप क्लेम कर सकते हो, हमने देखा है। और दूसरा, जो भी रिटर्न फाइल किया होगा बाय द डिडक्टर अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 3, ठीक है। द डिडक्टी कैन क्लेम, वो क्लेम कर सकता है क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये हम देख चुके हैं कि वो अपने कैश लेजर में यहाँ पर क्लेम कर सकता है टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट जो भी है पेमेंट किया उसने, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट क्या दिया है, रिफंड ऑफ एक्सिस और इरोनियस डिडक्शन। मतलब देखिए, अगर आपने कोई भी एक्सिस जो है डिडक्शन ले लिया है या फिर इरोनियस यहाँ पर डिडक्शन हो गया है, ठीक है, द डिडक्टर और द डिडक्टेड कैन क्लेम रिफंड ऑफ एक्सिस डिडक्शन और इरोनियस डिडक्शन। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 रिलेट्स टू रिफंड वुड अप्लाई इन सच केसेस। हाउएवर इफ द डिडक्टर अमाउंट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द सप्लायर, द सेम शैल नॉट बी रिफंडेड। मतलब क्या बोला है, कोई भी डिडक्टर या डिडक्टरी जो है ज्यादा पैसा डिडक्ट कर दिया है तो उस केस में जो है आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर वो पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, मतलब आपके खाते में पैसा आ गया, कैश लेजर में आ गया, तो उस केस में आपको यहाँ पर रिफंड नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप जो है इसका रिफंड ले सकते हैं। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स का। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत कम समय रह गया, 200 से 45 डेज रह गए हैं। इस समय में जितना हो सके आप जो है सोशल मीडिया से दूर रहिए और अपनी पूरी ताकत लगाकर जो है पढ़ाई कर दीजिए, क्योंकि ये वक्त जो है वापस से नहीं आएगा। और हमेशा जब भी पढ़ रहे हो आपके हाथ में पेन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितना रिटन प्रैक्टिस करोगे, एक व्यक्ति जो पास होता है और एक व्यक्ति जो फेल होता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो राइटिंग प्रैक्टिस का रहता है। आप जितना रिटन प्रैक्टिस करोगे, जितना लिख लिख करके अपने आप को तैयार करोगे, उतना आपके एग्जाम में जो है आपको हेल्प मिलेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो बिल्कुल सारी चीजों को छोड़ दीजिए और पूरी ताकत जो है आपकी वो पढ़ाई में लगा दीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।